गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट शुरू किया था। उसका मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया था कि उसमें मैंने आपको सॉलिड्स बताए थे। सॉलिड्स के दो टाइप बताए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, और उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था। और फिर मैंने आपको उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उसके 4 टाइप्स थे। एक था आपका आयोनिक क्रिस्टल्स, दूसरा था कोवेलेंट क्रिस्टल, तीसरा जो था मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और फोर्थ वन जो था वो था आपका मेटालिक क्रिस्टल्स। उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी और उनके सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे। अगले टॉपिक में मैंने आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन बताई थी। यहाँ आज मैं वापस यूनिट सेल से शुरू कर रही हूँ। इस लेक्चर में हमारे यूनिट सेल क्या होता है, जो नमक, खड़ा नमक बाजार में मिलता है, नमक की डली जिसको हम बोलते हैं, अगर हम उस खड़े नमक को अपने हाथ में उठाकर उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, बहुत बारीकी से देखें, तो हमको उस खड़े नमक में छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई देते हैं। वास्तव में वो स्क्वायर्स नहीं होते हैं, वो क्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? क्यूब्स। तो यूनिट सेल उसी से रिलेटेड चीज है कि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की वो छोटी सी छोटी यूनिट होती है जो अपने आप को रिपीट करके क्रिस्टल को एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की वो छोटी सी छोटी यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट, जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, जो अपने आप को मल्टीप्लाई करती जाती है ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, एंड गिव राइज अ बिग स्ट्रक्चर टू द क्रिस्टल। दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल which repeat itself over and over, again and again, and give rise a big crystal structure to the solid, या क्या बोलोगे आप, लैटिस को एक बिग क्रिस्टल स्ट्रक्चर देती है, दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल, मैं नमक की बात अभी आपसे करी थी। नमक में ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं। ये एक क्यूब है, यही क्यूब अपने आप को इस तरह से क्या करेगा? रिपीट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। और जब रिपीट करेगा तो क्या होगा? इस तरह से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे क्यूब यहाँ पर मैं आपके सामने बना रही हूँ, इन्हीं क्यूब्स को बस मैं रिपीट करती रहूंगी तो धीरे धीरे करके पूरे बोर्ड पर क्यूब्स बन जाएंगे, और वो पूरा स्ट्रक्चर किसका कहलाएगा? नमक का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो कौन सी यूनिट अपने को बार बार रिपीट कर रही है? क्यूबिकल यूनिट जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। तो ये छोटी सी यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसको हम SCC बोलते हैं। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्टकट में BCC बोलेंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब FCC, और एज सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब ECC होता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी यूनिट सेल मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, दे ऑल आर इन क्यूबिक शेप। कौन से शेप की होती है? क्यूब शेप की होती है। तो इन सब में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो भी एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी क्रिस्टल जिससे भी मिलकर बना होगा, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ये मैंने आपके सामने क्यूब ड्रॉ करा है, और आपको पता है क्यूब में जो होती है 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेजेस होती है, और 12 एजेस होती है, और एक सेंटर होता है। तो यहाँ पर ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, उसमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर लोकेटेड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कहाँ पर प्रेजेंट है? केवल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में प्रेजेंट है। दूसरा जो आता है वो आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो भी यूनिट सेल होगी क्यूब के शेप की होगी सबसे पहली बात तो, और उसमें जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द कॉर्नर्स। कहाँ पर होंगे? बॉडी के सेंटर में होंगे, बट अलॉन्ग विद द कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर पर तो रहेंगे, लेकिन साथ साथ में बॉडी के सेंटर में भी रहेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, जिसमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स अलॉन्ग एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन जो यूनिट सेल है वो है आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर में भी रहेंगे। अब क्यूब में कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है, तो एटम में कितने हो जाएंगे? वहां पर 6 हो जाएंगे। यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जो फिगर बनेगा, ये आपको सबसे पहले क्यूब बनाना है, और उस क्यूब के बाद
आपको इसको कॉर्नर्स पे तो बताना ही है, यानी सारे यूनिट सेल्स में कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके फेस सेंटर में कहा जाएगा, एक अपर फेस होगी, टॉप फेस, एक बॉटम फेस का सेंटर, एक इस साइड का सेंटर, एक इस वाले साइड का फेस का सेंटर, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। तो इस तरह से टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, फेज सेंटर्ड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फेज सेंटर्ड का, जिसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है। अब दूसरा जो लास्ट वाला आता है वो आता है आपका एज सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉर्नर्स के अलावा एज के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स के अलावा एज के सेंटर। ये रेयर यूनिट सेल होता है, इस तरह का सेल सेंटर देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पर ये कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा 12 एजेस होती है, तो ये एक एज का सेंटर, ये दूसरी एज का सेंटर, इस तरह से जो है आपके एज के सेंटर में सारे के सारे रहेंगे। एज के सेंटर में तो ये आपका क्या हो जाएगा, एज सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। तो जब कोई भी एटम, आयन से मॉलिक्यूल्स, इफ दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, सो वी विल कॉल इट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। If along with the corner they are present at the center of the body, we will call it BCC unit cell. And if they are present at the center of faces along with the corners, तो हम उसको फेस सेंटर कहेंगे। और अगर एज के सेंटर में है कॉर्नर्स के साथ में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। मैं अपना जो अगला टॉपिक ले रही हूँ उसको थोड़ा सा मैं यहाँ से पहले आपको रिलेट कर दूं कि एससीसी क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स हैं, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। यहाँ पर बॉडी सेंटर में टोटल 8 कॉर्नर्स के साथ एक यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 9 हो गए। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कई बार हम लोग जब आइसक्रीम खाने जाते हैं हम बोलते हैं अखरोट फ्लेवर है या केशर पिस्ता फ्लेवर है, ठीक है, तो बादाम का फ्लेवर है। तो जब हम उस आइसक्रीम को खाते हैं तो हमको उसमें एक आध दो छोटे छोटे पीसेस बादाम या अखरोट के दिखते, बाकी पूरा वनीला फ्लेवर हो जाता है वो, या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस आइसक्रीम को बनाने में अखरोट का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है ना। तो यही लॉजिक यहाँ पर कि आपको दिखने में वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, लेकिन टोटल 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1 एटम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1। वो कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एट द इन अ यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल अगला टॉपिक है हमारा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एट इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। डिफरेंट यूनिट सेल्स में इनका नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन एससीसी यूनिट सेल में टोटल जो एटम्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो भी एटम कॉर्नर्स पे होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा, यानी एक एटम केवल अपना 1/8 पार्ट उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इन्वॉल्व करेगा, बचा हुआ पार्ट वो दूसरी यूनिट सेल के साथ में शेयर करेगा। पर वो पर्टिकुलर जिस यूनिट सेल में है जिसमें आप उसको कंसिडर कर रहे हो, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन केवल 1/8 रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार जो बॉडी के सेंटर में होगा, बॉडी सेंटर में रहेगा, ठीक है, उसका फुल कंट्री होगा, होल कंट्रीब्यूशन उसी का रहेगा, ठीक है। और एफसीसी के अंदर जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन हाफ रहेगा, और जो एज के सेंटर में रहेंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा। आगे क्वेश्चन में कॉर्नर्स पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल को बनाने में उसका केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन, एक एटम का, एक एटम अपना केवल 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल को कंट्री करेगा। बॉडी के सेंटर में तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन रहेगा, फेस के सेंटर में मतलब आधा फेस के अंदर रहेगा, आधा दूसरी यूनिट सेल के अंदर रहेगा, और ईसीसी यानी एज के सेंटर में रहेगा तो 1/4 एज के सेंटर में रहेगा, बाकी 3/4 तो दूसरी यूनिट सेल के अंदर रहेगा। तो इस तरह से जिसका जहां पर लोकेशन होता है उसका कंट्री मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एससीसी यूनिट सेल में जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। तो 1/8 इंटू कॉर्नर्स मतलब 8,
8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एससीसी के लिए Z की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। उसी प्रकार इन बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स मीन्स Z इक्वल टू, देखो कॉर्नर्स पे भी होते हैं बीसीसी में और बॉडी के सेंटर में होते हैं, तो कॉर्नर्स वालों का क्या रहेगा 1/8 इंटू 8 और बॉडी के सेंटर वालों का फुल कॉन्ट्री होता है और एक ही होता है बॉडी के सेंटर, तो उसमें एक ही एटम है और उसका भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, एक एटम है उसका फुल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इट विल बी 1 प्लस 1, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, तो बीसीसी के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2। उसी प्रकार थर्ड जो आता है आपका एफसीसी, कौन सा आएगा आपका एफसीसी, तो एफसीसी यूनिट सेल में एफसीसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर में भी आता है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू Z इक्वल टू कॉर्नर्स पे रहेगा 1/8 इंटू 8 प्लस फेस कितनी होती है 6 और उनका क्वांटिटी कितना रहता है, एक एटम का हाफ के बराबर, तो 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6, तो इट विल बी 1 प्लस 3, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी एससीसी के लिए एससीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने माने जाएंगे 1, बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने माने जाएंगे 2 और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने माने जाएंगे 4। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमें नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत पड़ती है, हमें न्यूमेरिकल्स में मेंशन किया जाता है कि ये एलिमेंट एफसीसी के फॉर्म में है या बीसीसी के फॉर्म में या एससीसी के फॉर्म में, बट हमको ये मेंशन नहीं किया जाता कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो आपको याद रखना है एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब हम इसी पर बेस्ड थोड़ा सा एक आध न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखेंगे कि आप किस तरह से हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखकर बता रही हूँ, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ two elements P and Q, एक कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है P and Q। एटम्स ऑफ एलिमेंट P located at the corners of the unit cell, जो P के एटम्स हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स में है, एंड एटम्स ऑफ Q located at center of face, फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट है। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड या व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का क्या फार्मूला होगा, ये आपसे पूछा गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एक कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है P और Q, जो P एलिमेंट के एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और जो Q एलिमेंट है उसके एटम्स फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, तो आपको यहाँ पर ही बताना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, यानी P के कितने एटम होगा 1। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या निकालेंगे हम Q, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q निकालेंगे। Q के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये Q के एटम्स कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा PQ3, फार्मूला क्या हो जाएगा P का एक एटम Q के 3 एटम, तो फार्मूला क्या हो जाएगा PQ3। तो इस तरह से आप एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं और कौन से एटम की कहां पर पोजीशन है, उस हिसाब से हम उसका किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स एंड द रेडियस ऑफ एटम इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन
डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, नियरेस्ट यानी सबसे पास, नेबरिंग एटम्स एंड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, एंड रेडियस ऑफ एटम्स, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस ऑफ एटम और नियरेस्ट टू नेबरिंग एटम के बीच के डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, हम हर अलग अलग यूनिट सेल में उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर हम पढ़ रहे हैं इन एससीसी यूनिट सेल में हमको ये रिलेशन पढ़ना है। तो एससीसी यूनिट सेल में एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स कहां प्रेजेंट रहते हैं? दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स। कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर्स पे। तो ये एससीसी यूनिट सेल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूं इस तरह से। और दो एटम का बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है? ये दो नियरेस्ट एटम्स हैं, ए और बी। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एज ऑफ क्यूब के, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर लिखूं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स d इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगी? ए, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के बराबर। अब रेडियस दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस के हाफ के बराबर होता है। तो रेडियस ऑफ एटम यानी आर, रेडियस ऑफ एटम मीन्स आर इक्वल टू होता है डी बाय टू। अब आर इज इक्वल टू डी किसके बराबर में? लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के बराबर में। तो डी इज इक्वल आर इज इक्वल टू ए बाय टू हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ए बाय टू। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो एटम्स के नियरेस्ट एटम्स के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के बराबर होता है और जो रेडियस होती है वो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के हाफ के बराबर होती है। ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है कि एससीसी यूनिट सेल है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम क्या होगा और रेडियस ऑफ द एटम क्या होगा। तो ये आपका एससीसी यूनिट सेल का था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पर इन एफसीसी यूनिट सेल। क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको? एफसीसी यूनिट सेल। इन एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होगा वो फेज के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो हमको कॉर्नर्स के एटम को नियरेस्ट नेबरिंग एटम नहीं मानना है, हमको ये सेंटर से नियरेस्ट नेबरिंग एटम कौन कौन से है। तो सेंटर से नियरेस्ट नेबरिंग एटम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देंगे? सी। तो हमको फेज के सेंटर से दोनों का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? फेज के सेंटर से कॉर्नर वाले एटम के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैं ए को क्या कर दूंगी? सी से ज्वाइन कर दूंगी। अब आपको मालूम है क्यूब की जो हर फेज स्क्वायर शेप की होती है और स्क्वायर का एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर मैंने जो आपके सामने ट्रायंगल बनाया है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? बी पर, ठीक है। यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि क्यूब की जो हर फेज होती है वो स्क्वायर शेप की होती है और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB को भी क्या मानोगे आप? A और BC को भी क्या मानोगे आप? A। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट आएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? A√2 हो जाएगा। ये AC जो है वो दो कॉर्नर्स के एटम्स के बीच का डिस्टेंस आया है। हमको किस कहां से निकालना है? फेस के सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स एंड नेबरिंग एटम्स इक्वल टू D इक्वल टू AC बाय 2 हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या है? A/2
√2 इंटू √2 है। अब आप यहाँ पर 2 को कैसे लिख सकते हो, a√2 अपॉन में √2 इंटू √2 लिख सकते हो। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन √2। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a अपॉन √2। अब डिस्टेंस का आधा क्या होता है, रेडियस होती है। डिस्टेंस का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, d/2 यानी a अपॉन 2√2 यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 2√2। तो दिस इज फॉर द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए डिस्टेंस जो होता है वो a/√2 के बराबर होता है और रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो a अपॉन में 2√2 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको AC निकाल कर बताया है a√2, वो जो है आपको याद रखना है, क्योंकि अभी मैं इसके आगे जब BCC आपको बताऊंगी तो उस BCC यूनिट सेल के लिए हमको a√2 की वैल्यू मतलब AC की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो AC की जो वैल्यू वो क्या है, a√2 है। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए बताया मैंने आपको, FCC यूनिट सेल के लिए। नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।